अमेरिका से भारत लाया जा रहा है तहव्वुर राणा। 17 साल बाद भारत आ रहा 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा। एनआईए और रॉ के बड़े अधिकारी राणा को भारत ला रहे हैं। लगातार भारत एक्सप्रेस अपनी इस मेगा कवरेज में आपको जानकारी दे रहा है किस तरीके से अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद तहव्वुर राणा को लेकर एजेंसियों ने तैयारी की है। 26/11 मामले की इन्वेस्टिगेशन अब किस तरीके से, किस सिरे से आगे बढ़ेगी, एक एक अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तहव्वुर राणा, जिसे साल 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था, अगले कुछ हफ्तों तक अब एनआईए की कस्टडी में रहेगा। दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल तहव्वुर राणा का नया ठिकाना हो सकता है। लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने पर राणा को दोषी ठहराया गया था। 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी तहव्वुर राणा दोपहर बाद भारत पहुंच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से भारत पहुंच रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद तहव्वुर को एनआईए अपनी हिरासत में लेकर हेडक्वार्टर जाएगी, जहां उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हो सकती है, जहां एनआईए कोर्ट में तहव्वुर राणा की रिमांड मांगी जाएगी। भारत के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि मुंबई हमले के 17 साल बाद उसके हिसाब की तारीख आई है। आतंकी तहव्वुर राणा के लिए 2-3 जेलों में तैयारियां भी की गई हैं। माना जा रहा है उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। वहीं राणा के भारत लाए जाने को लेकर दिल्ली में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। एनआईए दफ्तर से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट, तिहाड़ जेल, हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। ये हमले 4 दिनों तक चले। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से जुड़ी हर एक खबर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। खबर यह मिल रही है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को 26/11 मामले के ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं। कोर्ट को 26/11 हमलों के ट्रायल रिकॉर्ड मिल चुके हैं। तहव्वुर राणा के भारत आने से पहले हमले के ट्रायल रिकॉर्ड पटियाला हाउस कोर्ट को मिल चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई कोर्ट के स्टाफ को इस संबंध में निर्देश दिए थे। 28 जनवरी को रिकॉर्ड भेजने के निर्देश दिए गए थे। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए ने अर्जी दायर की थी। मुंबई से ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड मंगाने की अर्जी एनआईए द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई थी। और खबर अब यह मिल रही है कि मुंबई, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया, वहां की अदालत से ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स जो हैं वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचाए जा चुके हैं। तहव्वुर राणा के आने से पहले वो तमाम रिकॉर्ड्स पटियाला कोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। एनआईए ने इस संदर्भ में कोर्ट से ये अपील की थी कि मुंबई के ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड्स मंगाए जाए, क्योंकि अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनआईए पूरे मामले में जो अदालती कार्रवाई है वो दिल्ली से ही करेगी। मामले की इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट मुंबई से दिल्ली हो चुकी है। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट को वो रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें मुंबई में 26/11 मामलों के ट्रायल कोर्ट के तमाम डेटा दर्ज हैं। ट्रायल कोर्ट के दरमियान जो तमाम रिकॉर्ड्स अदालत के समक्ष आए, वो तमाम रिकॉर्ड्स अब पटियाला हाउस कोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। एनआईए ने इस संदर्भ में एक अपील की थी, एक अर्जी दाखिल की थी, और अब मुंबई से ये ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको राणा के प्रत्यर्पण की एक टाइमलाइन बताते हैं। साल 2011 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। 4 दिसंबर 2019 को पहली बार प्रत्यर्पण की मांग की गई। डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई। 10 जून 2020 को अस्थायी गिरफ्तारी की मांग एजेंसीज द्वारा की गई। फरवरी 2021 में भारत ने अमेरिकी न्याय विभाग को एक नोट भेजा। आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग को लेकर यह नोट भेजा गया था।
22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में मामले की सुनवाई हुई। संघीय अदालत में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने सबूत रखे। 26 नवंबर 2008 जब ये हमला हुआ था, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई को निशाना बनाते हुए अलग अलग जगहों पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया। 4 दिनों तक ये आतंकी हमले जारी रहे। हमले में कई जांबाज अफसर शहीद हो गए थे। हमले में कुल 175 लोग मारे गए, जबकि 300 लोग जख्मी हुए। मारे गए लोगों में 9 हमलावर भी शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी हुए। और मुंबई से मेरे साथ मेरे सहयोगी आंचल लाइव जुड़ गई हैं और दिल्ली से गोपाल कृष्ण। पहले आंचल, आपका रुख करते हुए, मुंबई से तमाम जो ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं वो दिल्ली पहुंचाए जा चुके हैं। मुंबई जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया, 4 रोज तक आतंक के दहशत से मुंबई थर्राती रही। अब इस हमले को अंजाम देने में मुख्य कॉन्स्पिरेटर्स में से एक तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है। कुछ ही देर में भारत वो पहुंच जाएगा। मुंबई की तमाम जांच एजेंसियां इस मामले को किस तरीके से देख रही हैं? किस तरह की प्रतिक्रिया मुंबई से मिल रही है? ये प्रीति, जिस तरीके से इस पूरे आतंकी हमले को 16 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जख्म अभी भी कह सकते हैं कि लोगों का भरा नहीं है। और यही वजह है कि ये वही सीएसटी स्टेशन है जिस पर सबसे पहले हमला किया गया था, जहां पर 50 से ज्यादा लोगों को यहां पर निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। कई लोग मौत के मुंह में समा गए थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस, जो प्रशासन थी, वो हर एक एंगल से जांच करने में जुटी हुई थी। और जो 10वां आतंकी था उसे तो फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन जो इसका मास्टरमाइंड था वो गायब था। लेकिन अब जिस तरीके से भारत ने सफलता पाया है, तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कई जो बड़े खुलासे हैं वो हो सकते हैं। आपको एक बार फिर वो सीएसटी का तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हर ये पूरी व्यवस्था जगह है। यहाँ पर हमेशा भीड़भाड़ होती है, लोग यहाँ से आते जाते हैं, लेकिन उस दरमियान लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। रात के 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर आतंकी हमला होता है और गोलियों से लोगों को भून दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से प्रीति मुंबई में ये सबसे बड़ा हमला अब तक का रहा है, उससे आज भी कोई नहीं उबर पाया है। और जैसे ही 26/11 का नाम लेते हैं, वापस से लोगों के जो रोमते हैं वो बिल्कुल आंचल, सिहरन पैदा हो जाती है। जो भी उस हमले को याद करता है, जो वहां साक्षी था, जिन लोगों ने टीवी पर भी इस पूरे हमले की लाइव तस्वीरें देखी, हर कोई रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके। आज भी उस क्षण को याद करना आसान नहीं है। हमारे साथ अभिषेक पांडे भी जुड़ गए हैं ताज होटल से, वो पॉइंट जहां पर आतंकियों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, सबसे ज्यादा डैमेज किया, सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं से रिपोर्ट हुई थी। अभिषेक, कुछ देर पहले पीयूष गोयल साहब को मैं सुन रही थी, वो उसी जगह पर मौजूद थे और उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की कि याद कीजिए वो मंजर जब ताज होटल गोलियों की आवाज से, ग्रेनेड ब्लास्ट से थर्रा उठा था। और उस समय की यूपीए सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि उनकी तरफ से ऐसे दोषियों के प्रत्यर्पण के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। आखिरकार मोदी शासनकाल में यह मुमकिन हो सका है। ताज होटल, आज आप वहां पर मौजूद हैं, एक बार फिर से जगमगा रहा है। लेकिन अगर 2008 के उस मंजर को याद किया जाए तो आज भी सबकी रूह कांप उठती है। बिल्कुल प्रीति, मैं उस समय इस जगह मौजूद था। 2008 की वो रात मुझे याद है। करीब 60 घंटे तक मैं यहाँ इस ताज होटल के ठीक सामने, जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसके सामने का जो स्पेस है जहाँ भीड़ दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर कॉर्डन किया हुआ था। हमारे साथ दिल्ली से गोपाल भी जुड़ गए हैं, गोपाल का रुख कर लेते हैं। गोपाल, तहव्वुर राणा तो आखिरकार भारत आ रहा है। डेविड हेडली को लेकर के भी अब तो उम्मीद जताई जाने लगी है, क्योंकि वही वो शख्स है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ताना बाना बुना गया था और पाकिस्तान अपनी साजिश में कामयाब हो पाया था। पटियाला कोर्ट को लेकर के कहा जा रहा है कि यहीं पर अब एनआईए की जो एजेंसी है वो पूरी की पूरी ट्रायल को मुकम्मल करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट से इस संदर्भ में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि आज तो मीडिया की भी एंट्री को यहां पर रोक दिया गया है।
जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा है कि मीडिया की एंट्री पर भी आज के लिए बैन लगाया गया है, क्योंकि हालांकि आज महावीर जयंती के चलते कोर्ट बंद है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट होती है वहां पर कोई जज मौजूद नहीं है। तो यह एक उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो एनआईए के स्पेशल जज हैं उनके घर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तहव्वुर राणा को पेश किया जाए। हालांकि पेशी से पहले आप देख सकते हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसे किस तरीके से बढ़ाया गया है, और यह सुबह से ही इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। लेकिन तहव्वुर राणा की पेशी से पहले जो पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 जनवरी को मुंबई के ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि इस हमले से संबंधित सभी दस्तावेज जो है पटियाला हाउस कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए, वह सभी दस्तावेज पटियाला हाउस कोर्ट को अब मिल चुके हैं और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आगे इस मामले में जो है सुनवाई होगी। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए जो पेश करेगी वो टेरर फंडिंग के मामले में जो एनआईए ने अलग से मुकदमा दर्ज किया है, उस मामले में तहव्वुर राणा की पेशी होगी और उसी मामले में एनआईए तहव्वुर राणा को रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। जो मुंबई हमले के मामले में मुंबई में केस रजिस्टर्ड है तो ट्रायल मुंबई में चलेगा, लेकिन हो सकता है कि तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की ट्रायल कोर्ट में भी पेश किया जाए। जिस तरीके से अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के एक बड़े आतंकवादी को पटियाला तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा था। मैं लौटती हूँ आपके पास गोपाल, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं। एक बार फिर अभिषेक का रुख करते हुए, ताज होटल के बाहर वो मौजूद हैं, वही वो जगह जहां पर आतंकियों ने एक स्पॉट चयनित किया था जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। मुंबई में कुछ लोकेशंस में से ताज होटल सबसे ज्यादा डैमेज यहां देखा गया था, सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं से रिपोर्ट हुई थी। अभिषेक, एक बार फिर आपका रुख करते हुए, जिस रोज ये हमला हुआ था, रात का समय था, शुरुआत में किसी को ये समझ भी नहीं आया कि ये आतंकी हमला है, इसे एक गैंग वॉर कहा गया था। मुंबई ने अपने काबिल पुलिस अफसरों को खोया उस समय, और जिस तरीके से बाद में यह आतंकी हमला सामने आया कि यह आतंकी हमला है, कोई गैंग वॉर नहीं है। 4 दिन लग गए इन आतंकियों से जूझने में। मुंबई वाले किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और राजनीतिक गलियारों से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल प्रीति, मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये वो जगह है जहां पर हमला काफी समय तक हुआ, करीब 60 घंटे तक ताज होटल में ऑपरेशंस चला है, जहां पर कई निर्दोष लोगों की जानें गई थी, कई देश के लोगों की जाने गई थी। और यहाँ पर ये जो विंडो आपको दिखाई पड़ रही है, इन विंडो से लोग अपने आप को जान बचाने के लिए हाथ हिला रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने जाबाजी से इन विंडोज को तोड़ा, इन खिड़कियों को तोड़ करके और वहां से लोगों को निकाला। इस पूरे ताज होटल के चारों तरफ सिर्फ खून का मंजर दिखाई पड़ रहा था। 60 घंटे के आसपास ये ऑपरेशन चला था। पहले 2 आतंकी यहां पर घुसे, फिर यहां से 200 मीटर की दूरी पर लियोपोल्ड कैफे है, जहां पर पहली बार ये पता चला कि गैंग वॉर है 2 ड्रग पेडलरों के भीतर। उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें साफ हुई कि नहीं, गैंग वॉर नहीं, ये आतंकी हमला है। वहां के दोनों आतंकी फायरिंग करते हुए ताज होटल में पहुंचे और उसके बाद यहां 4 आतंकी हो गए। और अमूमन उन्होंने डिसाइड ऐसा किया था कि जब बदवार पार्क से चलेंगे तो 2-2 की संख्या में अलग अलग टैक्सियों में लोग जाएंगे। तो ऐसे में करीब 10 आतंकी थे, इसमें 2 आतंकी पहले ताज में आए, 2 सीएसटी गए, 2 नरीमन हाउस गए, 2 ओबेरॉय गए और 2 लियोपोल्ड कैफे आए। बाद में लियोपोल्ड कैफे के जो 2 आतंकी थे वो वहां पर फायरिंग करते हुए रास्ते से फिर ताज में आ गए, क्योंकि 200 मीटर की दूरी पर है। और टोटल आतंकियों की संख्या ताज में 4 हो गई थी और 60 घंटे तक एनएसजी के कमांडोज को यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ी थी। कई लोगों को शहादत देनी पड़ी थी, कई निर्दोष लोगों की जाने गई थी। लेकिन अब वक्त आ गया है जब बिल्कुल इन तमाम जो वारदातें इन आतंकियों द्वारा यहां अंजाम दी गई, जो दर्द, जो तकलीफें लोगों को दी गई, हर एक उस दर्द का हिसाब अब होगा जाएगा। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन यहां से आगे बढ़ेगी कि तहव्वुर राणा ने कैसे कैसे इस पूरी साजिश में डेविड कोलमन हेडली की मदद की। उसने रेकियां भी की थी। 2008 से काफी पहले से इस आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। एक बार फिर मैं सीएसटी, जहां पर मेरी सहयोगी आंचल मौजूद हैं, रुक कर रही हूं। आंचल, सीएसटी की आपने तस्वीरें दिखाई, काफी व्यस्ततम ये टर्मिनल माना जाता है। जिस रोज यहां पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू की थी, किसी को समझ ही नहीं आया कि कहां छिपे,
सबसे ज्यादा नुकसान यहां भी हुआ था, काफी नुकसान हुआ था बल्कि, और रात का समय था, लोग अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कसाब समेत उसके सहयोगियों ने यहां पर भी काफी डैमेज पहुंचाया था। मैं बात तहव्वुर राणा की कर रही हूं तो ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कहा गया पवई में भी वो रुका था इस हमले को अंजाम देने से कुछ दिन पहले, और बाकायदा रेकियां की गई थी कि कैसे कैसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार गिराया जाए, यही इनकी मंशा थी, और उसकी पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग और बाद में आतंकियों द्वारा एग्जीक्यूशन किया गया। जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से आतंकी हमला 2008 में होता है वो अचानक नहीं होता है, वो समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसने की कोशिश करते हैं और उसके पहले वो कई जो जानकारियां हैं वो लेते हैं, फिर चाहे वो ताज होटल का हो, सीएसटी रेलवे स्टेशन का हो, या फिर दूसरी जगहों का जिसमें ओबराय, ट्राइडेंट, ऐसे कई जो मुंबई के सबसे व्यवस्थित जो जगह है वो शामिल है इसमें। और ऐसे में उन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जहां पर लोग ज्यादा होते हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि वो यहां पर पहले से ही छानबीन कर चुके थे और ऐसी जगहों को उन्होंने चुना। तो जिस तरीके से मुंबई में 2008 में आतंकी हमला हुआ था, और इसका किसी को भी संदेह तक नहीं होता है कि मुंबई में आतंकी हमला होने वाला है, गैंगवार नाम दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि मुंबई में 150 से ज्यादा लोग अपनी जान को गंवाते हैं, और उस समय यूपीए की सरकार थी, उनके कार्यकाल पर उनके कई व्यवस्थाओं पर सवाल जो होता वो उठ रहा था। लेकिन अब ऐसे में कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरी हैं, प्रशासन अलर्ट हुआ है। ये वही सीएसटी स्टेशन है जब उस दरमियान यहाँ पर हमला हुआ तो शायद लोगों को पता नहीं था कि वो कहां से अंदर घुसे थे, कैसे आए थे, लेकिन अब यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी के साथ ही साथ बदल चुकी है 2008 से लेकर के 2025 के बीच में। और सीएसटी पर मौजूद है आंचल, जो बता रही हैं कि अब सुरक्षा व्यवस्था वैसी नहीं है। उस दरमियान कहां से आतंकी दाखिल हुए किसी को इल्म तक नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है, सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है, और अब कोई ऐसी वारदात को अंजाम देने की हिमाकत नहीं कर सकता। मैं गोपाल एक बार फिर आपका रुख कर रही हूं, पटियाला हाउस कोर्ट में आपकी मौजूदगी है, यहीं पर अब पूरे मामले का ट्रायल होगा। जो प्रक्रिया होती है प्रत्यर्पण के बाद, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को वो आप समझाएं कि जब भारत में तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर कदम रख देगा, वहां से लेकर के अदालती कार्रवाई तक एनआईए की पूरी प्रोसीडिंग्स क्या होंगी? जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही सवाल किया है, क्योंकि यह जवाब सबको जानना चाहिए और सभी जानना चाहते हैं। क्योंकि जब उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जो है रिमांड पर लेगी एनआईए, और रिमांड पर लेकर के जो टेरर फंडिंग के मामले में जो केस रजिस्टर किया गया उस सिलसिले में पूछताछ होगी। और यह केस रजिस्टर किया गया तब जब मुंबई हमले हुए थे, उस समय आतंकवादियों को पैसा मुहैया कराने के मामले में जो है ये एनआईए ने मुकदमा दर्ज किया था। तो इसी सिलसिले में एनआईए पूछताछ करेगी और देखेगी कि क्या जो मुंबई हमला हुआ था उसमें तहव्वुर राणा ने जो पैसे फंड मुहैया कराए थे, क्या वह सही है, नहीं है। उससे संबंधित तमाम दस्तावेज जो है वो तहव्वुर राणा के समक्ष पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि जो आरोप तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं वो आरोप से संबंधित ये तमाम दस्तावेज है। यही कारण है कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए मुंबई के स्पेशल कोर्ट से इससे संबंधित सारी डिटेल जो है वो मांगी थी, सारे दस्तावेज जो है वो तलब किए हुए थे। अब प्रत्यर्पण में जो समझौता हुआ होगा उससे संबंधित ही जो है इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मुंबई सीरियल ब्लास्ट में अबू सलेम को भारत प्रत्यर्पण कर लाया गया था, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि उसे फांसी की सजा भारत में नहीं दी जाएगी। कंडीशनल प्रत्यर्पण होता है, और ये जो डील्स होती हैं, जिन कंडीशंस पर इस प्रत्यर्पण को पूरा किया गया होगा उसे हमेशा फॉलो करना होगा, इसको इंश्योर करना होता है। वरना जिस देश के साथ ये प्रत्यर्पण हुआ है वो उसके विरुद्ध इंटरनेशनल कोर्ट में अपील भी कर सकती हैं कि प्रत्यर्पण की शर्तों की अवहेलना हो रही है। यहाँ पर इन तमाम नियमों को भी देखना होगा कि प्रत्यर्पण की शर्तें क्या रही हैं। मैं अभिषेक एक बार फिर आपका रुख करते हुए, यहाँ पर तहव्वुर राणा को लेकर के जिस तरीके से फाइनेंशियल एड की बात कही जा रही है, तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात की जा रही है, डेविड हेडली के लगातार वो संपर्क में था, ये एस्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी।
लश्कर तैयबा के हैंडलर्स पाकिस्तानी सेना में थे, जो आगे जाकर अपने आका आईएसआई तक को पल पल की अपडेट्स दे रहे थे। यानी पाकिस्तान की प्रॉपर प्लानिंग और प्लॉटिंग और फिर एग्जीक्यूशन इस हमले में देखा गया। पाकिस्तान तहव्वुर राणा के अगर वो यहाँ पर एक्सेप्ट करता है जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं, उसको अगर हम साबित कर पाते हैं कोर्ट के समक्ष, तो खुल करके इस बार बेनकाब हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी कह ले। हाफिज सईद के मामले को लेकर के तो हम देखते ही हैं, लेकिन अब तो एक एक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी तहव्वुर राणा के जरिए। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान इस पूरे हमले से अपने आप को शुरू में डिनाई कर रहा था। हालांकि धीरे धीरे जो साक्ष्य और सबूत भारत ने पेश करने शुरू किए और ये बताया कि जो लोग आए थे उनकी बॉटल्स पे क्या लिखा था, जो लोग आए थे उनके खाने में उनकी चीज़ों को लेकर के क्या क्या चीज़ें थी, कैसे वो यहाँ से आए, कौन कौन से रास्ते से, समुद्री रास्ते से होते हुए आए, और जो वायरलेस थे, जो वॉकी टॉकीज थे, कैसे वो इस्तेमाल कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को भारत ने पेश किया था। लेकिन अब तहव्वुर राणा एक प्रमुख कड़ी था, क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली जो था वो उसके साथ लगातार संपर्क में था और इस पूरे ऑपरेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, पैसे का फाइनेंस करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको यहाँ तक पहुँचाना। चूँकि ये पहले पाकिस्तान की मिलिट्री में डॉक्टर था तहव्वुर राणा, और उसके बाद ये कनाडा शिफ्ट हुआ और उसके बाद वहाँ से उसने ये पूरी प्लानिंग को अंजाम देना शुरू किया। किस तरीके से लश्कर तैयबा के कनाडा शिफ्ट होने के बावजूद वो पाकिस्तान के आकाओं के संपर्क में था, और शायद ये सिर्फ दिखाने की कोशिश थी कि पाकिस्तान का इस पूरे हमले में अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये सच सामने आ जाता तो कोई रोल नहीं है, ये कह पाते। शायद इसलिए भी इस पूरे प्रोसेस को किया गया होगा। जांच के दरमियान ये तमाम तथ्य भी मुमकिन है सामने आए। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आंचल और गोपाल, तमाम मामलों पर जानकारी साझा करने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी। अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है जब भारत की जमीन पर होगा 26/11 मामलों का दोषी तहव्वुर राणा।